गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है। आज हम लोग फिजिक्स में नए चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो आप दुनिया में कोई भी चीज देखें, ठीक है, कोई भी वस्तु देखते हैं, सभी वस्तु को जो पृथ्वी पर है किसी न किसी फोर्स द्वारा बंधा हुआ है पृथ्वी से, और उस पर फोर्स कौन लगा रहा है? पृथ्वी स्वयं उस वस्तु पर फोर्स लगा रही है, ठीक है। और वही फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो आज हम कहीं पे चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, जंप कर पाते हैं, कोई गाड़ी चल पा रही है जमीन पर, कोई वस्तु जमीन पर रखी हुई है, वो किसे कारण होती है? वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। अगर इस धरती से गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए तो क्या होगा पता है? आप लोग उड़ना चालू कर दीजिएगा। यानी अंतरिक्ष में आप लोग देखे होंगे कोई मूवी में या कहीं पे भी टीवी पर किसी जगह पर भी देखेंगे कि अंतरिक्ष में वस्तु उड़ने लगती है, एक जगह पर रहती नहीं है। आदमी भी सही से ढंग से चल नहीं पाते हैं, ठीक है, वो भी उड़ते रहते हैं। कोई भी चीज नीचे गिरती ही नहीं है, वो ऊपर की ओर उड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी है नहीं, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता, इसी कारण। तो धरती पर हर एक वस्तु है, या तो आपस में उसके बीच में बल लग रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल, या धरती उसको अपनी ओर खींच रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल से, ठीक है। तो धरती पर रहने वाली हर एक वस्तु के बीच में जो फोर्स रहता है, ठीक है, या धरती के द्वारा हो या वस्तु के द्वारा हो, तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है, मतलब एक दूसरे को खींचने वाली फोर्स होता है। ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। रिपल्सिव मतलब जो एक दूसरे को धक्का दे, ठीक है। जैसे मैग्नेट में देखे होंगे आप लोग, अगर सेम पोल रहे, नॉर्थ से नॉर्थ पोल रहे, तो एक दूसरे को धक्का देता है, ठीक है। या इलेक्ट्रिसिटी में देखिएगा, अगर दोनों प्लस प्लस हो तो एक दूसरे को धक्का देगा, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे को खींचती है, वो धक्का देने का प्रोसेस इसमें नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा हर एक वस्तु जिसमें कुछ ना कुछ मास हो, दुनिया में हर एक चीज है, उसमें हर एक में तो कुछ ना कुछ मास तो है ही, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मास है, उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। या दो वस्तु ले लीजिए, या एक पृथ्वी और एक वस्तु ले लीजिए, ठीक है। आइए इस फिगर को हम देखते हैं। हम लोग इस फिगर में देखिए, ये पेड़ है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है ना। तो ये सेब को देखिए, ये सेब क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है। तो नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि धरती इसको अपनी ओर खींच रहा है ना। धरती इसको अपनी ओर खींच रहा है, जिस फोर्स से इसको नीचे की ओर खींच रहा है उसे क्या बोल देंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोल देंगे, ठीक है। उसी को हिंदी में बोलेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बोल देंगे, ठीक है। तो उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है? तो उस फोर्स का वैल्यू होता है, अगर मान लीजिए दो वस्तु M1 है, M2 है, ठीक है। इसका मास क्या है? M1, और इसका मास M2 है। तो ये एक दूसरे क्या होगा? आपस में खींचेंगे, है ना। ये वस्तु इस पर फोर्स लगाएंगे इधर की ओर, और ये वस्तु इस पर फोर्स लगाएंगे इधर की ओर, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। तो उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, और उसका वैल्यू होगा G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा? G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू हो गया, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो गया, ठीक है। अब G क्या है? G हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, समझे। ये एक तरह से कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी उसका, ठीक है। अब ये ऐसा यूनिट कहाँ से आया, वो हम आगे दिखाते हैं आपको कैसे आया, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे आया वो। ये क्या है? F बराबर G M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर,
ठीक है। अब इस सब को उठा के इधर ले जाइए, जी को इधर आने देना, ठीक है। हम जी का हम वैल्यू आप निकालना, ये ऐसा यूनिट, ठीक है। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इस फॉर्मूला में आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, पहले एफ होगा, फिर आर स्क्वायर नीचे में तो ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर, फिर ये m1 m2 गुना में तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में m1 m2, ठीक है। एफ का SI यूनिट बताइए आप लोग, न्यूटन। आर का SI यूनिट, आर क्या हमारा डिस्टेंस है, तो आर का डिस्टेंस का मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और m1 इंटू m2 मतलब केजी गुने केजी, केजी गुने केजी मतलब केजी स्क्वायर, केजी स्क्वायर। तो इसी तरह बोल दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में केजी स्क्वायर, ठीक है। समझ गए ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जी हम समझ गए क्या है, जी हमारा हो गया, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। हिंदी में वो हो गया, इंग्लिश होगा। m1 क्या हुआ, m1 हमारा जो पहला वस्तु है उसका द्रव्यमान, ठीक है। m2 दूसरा वस्तु का द्रव्यमान हो जाएगा। r क्या होगा, r ये दोनों के बीच के दूरी को हम r बोलेंगे, ठीक है। और इसको किससे मिलेंगे, मीटर में लेंगे, समझे। m1 किस में लेंगे, m1 को लेंगे केजी में, r को किस में लेंगे, r को लेंगे मीटर में, तो f हमारा किस में हो जाएगा, न्यूटन में, ठीक है। और f का क्या बोलेंगे, f को गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद कर लेना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आता है G इंटू m1 इंटू m2 बटा में आर स्क्वायर। जी हो गया हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है। m1 हो गया एक वस्तु का मास, m2 हो गया दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, और r हो गया दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल का वैल्यू फॉर्मूला हो जाएगा G इंटू m1 इंटू m2 बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमेशा याद रख लेना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको एक चीज बताते हैं, पहले उसको फॉर्मूला एक बार फिर से लिखते हैं। F बराबर F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा, अब इसमें क्या है, एक चीज, एक कंसेप्ट है, ध्यान से देखना है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, और दूसरा क्या कंडीशन हो जाएगा, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो दोनों वस्तु के मास के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी दोनों वस्तु के, ठीक है, दोनों वस्तु का जो मास है उसका गुना करेंगे, उसके समानुपाती गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और दूसरा में क्या बता रहा है कि जो दोनों वस्तु है उसका डिस्टेंस, उसके बीच के गैप का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दोनों वस्तु के बीच की दूरी का स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती है। अब ये दोनों का मतलब क्या हुआ, तो ये दोनों का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों वस्तु का बीच का मास, अगर दोनों वस्तु का मास बढ़ाएंगे, द्रव्यमान बढ़ाएंगे, तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, बढ़ेगा। याद कर लेना है, जब दोनों वस्तु का मास बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, लेकिन अगर दोनों वस्तु के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा, ठीक है। एक बढ़ेगा तो एक घट जाएगा। समानुपाती में क्या होता है कि अगर जो पहला बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है कि अगर पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। अब घटेगा लेकिन किससे, स्क्वायर से, ठीक है। ये अगर डिस्टेंस बढ़ेगा एक बार तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, इसे रूट एफ, तो ये स्क्वायर रूट से घटेगा, ठीक है। अगर फोर्स
अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, मान लीजिए डिस्टेंस अगर 2 गुना होता है तो फोर्स क्या होगा, 1/4 घट जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर R2 होता है तो फोर्स 1/4 हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा। अगर R3 होता है तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/9 गुना घट जाएगा। ठीक है, अगर R4 होता है तो फोर्स हमारा 1/16 हो जाएगा। ठीक है, यानी देखिए ना, ये फोर्स क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, लेकिन कैसे, स्क्वायर में। ठीक है, यानी 1/स्क्वायर में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा बस एक ये इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये बस एक फार्मूला अगर याद रखिएगा, ये वाला फार्मूला, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। क्या इसी से हम देख लेते हैं ना, ये कहाँ से निकला, ये इस फार्मूला से निकला। ठीक है, इसी फार्मूला में ना मास है दोनों ऊपर में, तो ऊपर में तो क्या लिख देंगे, समानुपाती, यानी एक बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर ये नीचे में है तो नीचे में व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, और वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के देखिए। चलिए, ये होगा थियोरेटिकल बता दिए। अब मान लीजिए आप भूल जाइएगा तो कैसे याद करना, सोचिए। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एक दूसरे के बीच में, दो वस्तु के बीच में अट्रैक्शन, या पृथ्वी और एक वस्तु के बीच में अट्रैक्शन। अब देखिए, जितना कोई वस्तु भारी होगा, कोई चीज को देखें, जैसे कोई पत्थर गिरता है ऊपर से नीचे, ठीक है, तो जितना ज्यादा भारी होगा उस पत्थर से आपको उतना ही ज्यादा चोट लगेगा कस के। ठीक है, अब समझ रहे हैं ना कि अगर कोई पत्थर जितना ही ज्यादा भारी होगा उतना ही कस कर आप पे चोट लग गिरा तो ज्यादा कस कर चोट लगेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मास ज्यादा हो रहा है, तो क्यों ज्यादा चोट लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें ज्यादा हो रहा है। समझ में आ रहा है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो रहा है, इसके कारण आपको ज्यादा चोट लग रहा है। तो आपको ऐसे याद रख लेना। ठीक है, कैसे याद करना है कि जितना ज्यादा भारी होगा तो हमको ज्यादा चोट लगेगा, तो ज्यादा चोट लगेगा मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस की बात करते हैं। मान लीजिए दो वस्तु है, ठीक है, अगर सटा के रखे, मतलब कम दूरी पर रखे हैं, तो ज्यादा कस के एक दूसरे को खींचेगा, लेकिन जैसे ही दूर कर देंगे उसको तो कितना कस के खींचेगा, कम हो जाएगा, उसके बीच का फोर्स कम हो जाएगा। तो बस ऐसे याद कर लेना। एक मैग्नेट को ले लीजिए ना, मैग्नेट भी एक तरह से उसी काम करेगा ना, अट्रैक्शन फोर्स उसमें भी। दो मैग्नेट को रख दीजिए, जैसे पास में रखिए, इतना कस के फोर्स लगेगा एक दूसरे का अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब पूरा सट जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही दूर होगा तो क्या होगा, वो कम कस के खींचेगा, मतलब कम धीरे धीरे खींचेगा एक दूसरे को, यहाँ तक इतना धीरे धीरे खींचेगा कि शायद सट भी ना पाए, लेकिन एक दूसरे को खींचेगा जरूर। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। अब कुछ उदाहरण देखते हैं उसका, गुरुत्वाकर्षण बल का। पृथ्वी और वस्तु पता ही है, पृथ्वी क्या करती है, हर एक वस्तु को अपनी ओर खींच के रखती है ना। जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण बल का वापस नीचे गिरती है। जैसे हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, फिर वापस लौटता है ना, धरती पर ही तो लौटता है। तो उसमें क्या होता है, क्यों लौटता हुआ, आखिर में कारण क्या लौटने का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण वो लौटता है। ठीक है, पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण बल से सभी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिससे सभी वस्तु जमीन पर आती है। ठीक है, अगर पृथ्वी खींचना बंद कर दे तो सभी वस्तु उड़ने लगेगी। ठीक है, चलिए, चंद्रमा का पृथ्वी का परिक्रमण करना। चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसी तरह अन्य ग्रह भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अगर चंद्रमा पर अगर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाना छोड़ दे तो चंद्रमा धीरे धीरे अपना कक्ष छोड़ के बाहर भाग जाएगा। ठीक है, वो किसी और ग्रह का परिक्रमा करना चालू कर देगा। ठीक है, तो पृथ्वी उसको खींच के रखे हुए अपनी तरफ, जिसके कारण वो क्या होता है, अपना उसका परिक्रमा अपने अक्ष पर परिक्रमा करते रहता है। ठीक है, समुद्र की लहरें, ज्वार भाटा। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के समुद्र पर प्रभाव डालता है। ठीक है, जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। जब चंद्रमा समुद्र के करीब होता है तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे ज्वार कहते हैं। अब देखिए, जैसे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है उसी तरह से चंद्रमा में भी है, लेकिन चंद्रमा में कितना है, पृथ्वी के तुलना में 1/6 है, G/6 है चंद्रमा पर। यानी याद रखना है, चंद्रमा पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल है, जब भी पूछेगा क्वेश्चन तो लिखेंगे G/6, यानी पृथ्वी का 1/6 है।
ठीक है, तो 1/6 है, यानी वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है लेकिन है। अब वही क्या करता है, वो समुद्र पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है चंद्रमा। ठीक है, जब समुद्र के नजदीक आता है ना तो वो उस पे अपना फोर्स लगाता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही खींचता है तो समुद्र का पानी ऊपर उठने लगता है। ठीक है, और जिस उसी को क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। ठीक है, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, उससे क्या कहते हैं, ज्वार बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही चंद्रमा थोड़ा पूरा देखते हैं, एक महीना में देखिएगा, एक मंथ में चंद्रमा कभी कभी थोड़ा रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा रहता है, या पूरा गोल हो जाता है। ठीक है, तो जब वही पूरा गोल हो जाता है तो अपना पूरा फुल फोर्स लगाता है, और जब फुल फोर्स लगाता है तो जो समुद्र के नजदीक रहता है तो पानी अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, और जब वही खींचता है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। गिरता हुआ फल, जब किसी पेड़ से फल टूट के गिरता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरता है, इस कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो फल को अपने ओर गिरता है। ये तो बता दिए है ना। गैस के बादल और ग्रहों का निर्माण, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूल और गैस के बादल मिलकर बड़े ग्रहों और सितारों का निर्माण करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ब्रह्मांड में विभिन्न खगोलीय पिंड एक दूसरे से जुड़े हो रहते हैं। अब देखिए अंतरिक्ष में क्या है, बहुत सारे, आप अंतरिक्ष में देखिएगा बहुत सारा छोटा छोटा कण है, समझे, और गैस है, बहुत सारा गैस का बादल है। तो वो सब इधर जुड़ के कभी कभी क्या होता है, वही सब जुड़ जुड़ के तारा का निर्माण करते हैं, एक ग्रह का निर्माण करते हैं। तो क्यों, तो वो एक दूसरे के बीच में फोर्स बढ़ते जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ते जाता है, और फोर्स बढ़ने से क्या होता है, उन लोगों के बीच में अट्रैक्शन पैदा होने लगती है, और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ के एक ग्रह का निर्माण कर लेते हैं या एक तारा का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं। ठीक है, देखिए ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो आप पढ़ रहे हैं उसी में नाम में ये है गुरुत्वाकर्षण, मतलब आकर्षण, यानी एक दूसरे को खींचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या, देखिए कंजर्वेटिव फोर्स वैसे फोर्स को बोलते हैं, ठीक है, जिसको रास्ता से कोई मतलब नहीं है ना, बस पहला छोर और आखिरी छोर उससे मतलब है। जैसे दिखाते हैं, ये देखिए, ये दो वस्तु है, देखिए एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है। ठीक है, ये एक ही वस्तु है, दोनों एक ही वस्तु है। ये वस्तु यहां से भले ही ऐसे से गया हो, ठीक है, ऐसे से गया हो, लेकिन जब इसमें एनर्जी की बात किया जाए तो यहाँ क्या करेंगे, mgh, एच यहाँ से की दूरी, ठीक है, यहाँ से mgh, ये सीधा इस डिस्टेंस को ले रहा है, इससे कोई मतलब नहीं कि ये कैसे गया, है ना। यानी mgh क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में पढ़े थे ना आप लोग, इससे पहले पढ़ा है ना, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। यानी यहाँ पे जो वस्तु ये है उसके कारण जो ऊर्जा पैदा हुई उसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये क्या देखती है, इस डिस्टेंस को देखती है कि ये कितना दूरी पर है। ठीक है, बस उसी कारण इसमें एक फोर्स आता है mgh, है ना। ये इसको रास्ता से कोई मतलब नहीं कि ये किधर से आया, तो यही हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसको रास्ता से कोई मतलब नहीं है, बस वहां से वहां पहुंच गया, वो उसको वहां से मतलब कितना दूरी पर है। ठीक है, इनिशियल से लेके फाइनल तक का, है ना। जैसे स्प्रिंग को देखिए, स्प्रिंग को भी ऐसे आप खींचिएगा, ठीक है, यहाँ आकर रुकेगा, है ना, तो यहाँ आके रुकेगा। मान लीजिए इसका इनिशियल पोजीशन यहाँ था, मान लीजिए ये अपना इनिशियल पोजीशन मतलब शुरुआती में यहाँ था, और बाद में इसको खींच के हम यहाँ ले गए, तो यहाँ खींच के ले, कैसे ले खींच के, अब उससे मतलब नहीं है इसको मतलब है कि यहाँ तक पहुंचल है, तो बस यहीं का फोर्स, इसको बोलते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग का फोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें ये इतना एनर्जी आ गया, बस इसको ये मतलब है, यानी फाइनल में कितना एनर्जी आ गया, इतना एनर्जी आ गया। लेकिन कैसे लगा, हम इधर से खींच के लाए हो या इधर से खींच के लाए या इधर से खींच के लाए, उससे मतलब नहीं है, बस वो देखेगा कि हम कहाँ तक गए हैं, लास्ट में हम कहाँ पे हैं, उसी से मतलब है उसको। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा होता है फोर्स, देखिए, यानी पथ पर निर्भर नहीं करता, यानी रास्ता पर निर्भर नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, रास्ता को नहीं रास्ता को भी नहीं देखता। जैसे मान लीजिए
ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है, और एक ये वस्तु है, ठीक है। इसको हम फेंके, ऐसे से फेंक के ऐसे से ले गए और यहाँ वस्तु छोड़ दिए, तो ये कहाँ लास्ट में यही ना गिरेगी, है ना, यहीं पे गिरेगी, ठीक है। और इसके बीच में क्या बात ही होगा, mgh, ये h यहाँ से यहाँ तक, है ना, भले आपको ऐसे से ले गए, लेकिन इसके बीच में एनर्जी क्या होगा, mgh है। यानी लास्ट में इसको रास्ता से मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस से मतलब है, ठीक है, mgh बस। इसको कैसे लगा, इसे लगा, इसे लगा, इससे मतलब नहीं है, बस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल दोनों वही से मतलब है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कुछ नहीं है, सिंपली है, बस ये खाली उसको रास्ता का मतलब ही नहीं है, समझे, बस उतना ध्यान रखना। स्प्रिंग बताया ना आपको, स्प्रिंग भी कोई मतलब नहीं रास्ता कैसे खींचे, बस कहाँ तक खींच के ले गए उतना उसको देखता है, ठीक है, वही हो गया। आगे थ्योरी सब पढ़ते जाइएगा। अब आते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं, जी, ठीक है। जो हम लोग जी पढ़े थे फोर्स में, अप्लाई कर रहे थे जी, उसके बारे में पढ़ना, ये होता क्या। तो देखिए, जिस तरह से फोर्स हम लोग बल पढ़े हैं, बल पढ़े थे ना, बल का फॉर्मूला क्या था, F/m, ठीक है, ये था। उसी तरह से इसमें भी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इसमें भी जी का वैल्यू जो आता है ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। जिस तरह से वहां F बराबर m में था, इसमें ए क्या था, एक्सेलरेशन था, है ना। इसका क्या काम है, एक्सेलरेशन क्या काम है, किसी चीज के स्पीड को बढ़ाना, ठीक है। कोई वस्तु जब चल रही है तो उसमें एक्सेलरेशन लग जाएगा, तो क्या होगा, उसका स्पीड या तो बढ़ जाएगा या उसका स्पीड घटा देगा। जब ब्रेक मारते क्या होता है, घटता भी है, तो उसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, मंदन हिंदी में, और एक्सेलरेशन में हिंदी में त्वरण, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से उस बल में F बराबर m में ए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ भी जी हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। जी का भी क्या काम है, जो वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसको स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। तो ऊपर से हम लोग शुरुआत में पढ़े थे ना, जब भी ऊपर से नीचे गिरता था तो हम लोग mg लगाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर जी क्या है, हमारा यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, इंग्लिश में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जिस तरह से F बराबर m में एक्सेलरेशन था, उसी तरह से mg में ये g एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो जी हमारा क्या है, एक त्वरण है, किसमें, गुरुत्वाकर्षण बल में, ठीक है, ध्यान रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल में हमारा जी त्वरण है। अब जी का वैल्यू क्या होगा, जी का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, तो देख लेते हैं जी का वैल्यू क्या है, ठीक है। जी का वैल्यू होता है जी एम बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ये फॉर्मूला जी इक्वल टू जी एम बटा में आर स्क्वायर। जी हमारा क्या, वही गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.6674 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जी का वैल्यू। एम क्या है, एम हमारा पृथ्वी का मास है, ठीक है। क्योंकि हम जनरली जी किसके लिए लगा रहे हैं, पृथ्वी के लिए लगा रहे हैं, है ना। तो ये मास जो बड़ा एम लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, पृथ्वी का मास लेते हैं, ठीक है। और आर क्या है, आर भी हमारा कुछ नहीं, आर भी पृथ्वी का त्रिज्या है, ठीक है। आर क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या, समझे। तो इसमें देखिए, एक चीज देखिए, इसमें तीनों जो टर्म है, तीनों टर्म कांस्टेंट है, ठीक है। तीनों टर्म क्या है, कांस्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें फॉर्मूला में क्या, तीनों टर्म कांस्टेंट है। एक तो पहला हमारा जी, ये भी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कितना है, 6.674 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में केजी स्क्वायर।
एम एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान। इसका वैल्यू कितना होगा बताइए? आप लोग याद किए होंगे। तो इसका वैल्यू लिखेंगे 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आर भी हमारा क्या है? आर हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितना लिखेंगे? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये तीनों टर्म कांस्टेंट है। जब तीनों टर्म कांस्टेंट होगा तो इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन क्या करेंगे? इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। और जब इस फॉर्मूला में तीनों वैल्यू पुट करते हैं तो जी का वैल्यू हमारा आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है? एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है। ठीक है, तो हमारा इन तीनों कैलकुलेशन करने पर इतना आता है। तो यही से हमारा जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड से आता है। और इसी को हम लोग याद कर लेते हैं और हमेशा हर फॉर्मूला में लगाते जाते हैं। ठीक है, और ये तीनों टर्म जो है, ये तीनों टर्म अच्छी है, मतलब अच्छा कांस्टेंट है, इसलिए तीनों का याद रखना जरूरी है। कभी डायरेक्ट पूछ दिया तो आप बता सकते हैं ना कि पृथ्वी का मास इतना है, रेडियस इतना है और जी इतना है। तो इसके कारण छोटा वाला जी हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप समझ गए ना जी के बारे में? जी के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को? जी हमारा कुछ नहीं है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स में एक्सेलरेशन जो होता है वही जी हमारा छोटा वाला जी है। या क्या करता है, या कोई वस्तु जो ऊपर से नीचे गिरती है, ठीक है, तो उसमें उसका स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तभी तो कोई वस्तु, जैसे कोई आज सुसाइड करता है ऊपर से नीचे तक, क्या होता है, क्यों मरता है आखिर? जब मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर से गिरता है तो हमारा जी उस पर फोर्स लगाता है, मतलब जी बढ़ाने की कोशिश करता है उसके स्पीड को, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर चूंकि बगल में रहता है, जैसे ही बढ़ने की कोशिश करता है तब तक आदमी गिर जाता है, तो फर्स्ट फ्लोर में ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन वही दुतल्ला तीनतल्ला से कूदता है, चौतल्ला से कूदेगा, तो क्या होगा? उसका डिस्टेंस बढ़ता है, जिसके कारण जी ज्यादा लगने लगता है, मतलब जी उसका स्पीड बढ़ाने लगता है, और इतना बढ़ा देता है कि आदमी नीचे गिरते ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जी हमारा एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और वो उसका काम क्या है? स्पीड बढ़ाने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाँ, इसमें देखिए आर का लिखा हुआ है पृथ्वी से, सॉरी, आर के बारे में लिखा हुआ है पृथ्वी की सतह से वस्तु की दूरी। तो पृथ्वी की सतह से जो वस्तु का दूरी रहता है, जनरली हम मान लीजिए बड़ा सा पृथ्वी है और यहाँ पे एक छोटा सा वस्तु लिए और इसका हाइट h है। ठीक है, तो रेडियस की तुलना में, रेडियस हमारा इतना बड़ा है कि उसकी तुलना में h हमारा कुछ ही नहीं है, निग्लिजिबल है, समझे? तो इसलिए हम उसको आर ही मान के चलते हैं, पृथ्वी का रेडियस ही मान के चलते हैं। जब छोटा सा डिस्टेंस हो तो ज्यादा ग्रेविटेशनल ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन वही डिस्टेंस अगर पृथ्वी त्रिज्या के बराबर हो जाए, या ये त्रिज्या के कुछ अनुपात में हो जाए, ठीक है, या उससे लगभग इतना डिस्टेंस, इतना ज्यादा डिस्टेंस हो जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या को कुछ इफेक्ट डाल दे, तो उससे क्या होता है, हमारा जो जी है उस पर भी असर पड़ जाता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला किसके लिए है? ये फॉर्मूला कब के लिए? जब हमारा जो हाइट होता है ना, ठीक है, जो हाइट होता है वो कुछ नहीं, छोटा सा एकदम हो, ठीक है, ज्यादा नहीं, जैसे 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर 100 मीटर इतना सारा हो। लेकिन ये जो रेडियस आप देख रहे हैं इसमें कितना ज्यादा है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर के बराबर है। ठीक है, इससे अगर छोटा सा, बहुत छोटा है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हम भूल जाते हैं कि जी का वैल्यू कुछ हो, हम सीधा याद करते हैं जी और 9.8 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन जब वही हाइट पृथ्वी के रेडियस के बराबर या उससे ज्यादा या उससे कम, या थोड़ा मोड़ा कम अधिक ज्यादा करे, या उसकी तुलना में कुछ ना कुछ हो, तो इस पर ग्रेविटेशन पर इफेक्ट पड़ता है। और क्या इफेक्ट पड़ता है देखिए, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर रखा जाए तो उस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निम्नलिखित सूत्र से निकाला जाता है। ये सूत्र हमारा आ जाएगा, G बराबर हो जाएगा GM बटा में R प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है, ये H क्या है? पृथ्वी से वस्तु की दूरी है, लेकिन ये H कुछ ना कुछ होना चाहिए, डिस्टेंस है। ठीक है,
जी हमारा क्या है, जी वही 6.67 इंटू 10⁻⁻11, समझे। मास क्या है हमारा, मास है पृथ्वी का, ठीक है, अर्थ का मास, ठीक है, अर्थ का द्रव्यमान, ठीक है। आर क्या है हमारा, आर हमारा पृथ्वी का त्रिज्या, आर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का त्रिज्या, ठीक है। और एच हमारा हो जाएगा वो पृथ्वी से जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो उस समय में जी का वैल्यू इतना हो जाएगा, इसी से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, इससे पहले कुछ दिया हुआ था उसको देखते हैं थोड़ा सा। इसका विशेषता क्या है, वस्तुओं की स्वतंत्रता, पृथ्वी पर गिरने वाली सभी वस्तुएं बिना किसी द्रव्यमान के भेदभाव के समान गुरुत्वाकर्षण से गिरती है। क्यों बताइए, सोच के क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम छोटा पत्थर ले या बड़ा पत्थर ले, गिरेगा उतना ही टाइम में, क्यों, क्योंकि जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी इसको मास से मतलब ही नहीं है ना। क्यों, जी का फॉर्मूला क्या था, जी एम बाई आर स्क्वायर, ये ना फॉर्मूला देख लीजिए, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो इसमें ये जो मास देख रहे हैं किसका मास है, पृथ्वी का। क्या इसमें कोई वस्तु का मास है क्या, नहीं है। इसी कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे पृथ्वी जो समान गिरती है वो समान गुरुत्वाकर्षण के साथ गिरती है, ठीक है। उस पे मास का कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। ऊंचाई का प्रभाव, जैसे जैसे किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ती है उसका गुरुत्वीय त्वरण धीरे धीरे कम होता रहता है, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया ना, हाइट पर डिपेंड करता है वो, कैसे, तो हाइट यहाँ से आता है, यहाँ से, ठीक है। देखिए हाइट कहाँ है, नीचे में है ना, जी एम बाई आर प्लस एच है बटा में स्क्वायर। तो ये हाइट कहाँ है, नीचे में। आप जानते हैं आपकी कोई भी चीज अगर नीचे में है तो जितना नीचे में बढ़ेगा तो क्या होगा, जी का वैल्यू घटेगा ही ना। अगर ई एच नीचे में अगर बढ़ेगा तो जी का वैल्यू घटेगा, समझ में आ रहा है ना। अगर एच नीचे में है तो जितना इसको बढ़ाएंगे तो जी कितना होगा, घटते जाएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जैसे किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ेगा तो उसका त्वरण क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। किस फॉर्मूला से आया, इससे, जी बराबर जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला से हमारा ये एच जैसे जब बढ़ेगा जी घटेगा। तो फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। स्थान का प्रभाव, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जैसे कि ध्रुव और भूमध्य रेखा पर जी का मान थोड़ा बदल सकता है, जरूर बदलेगा। क्यों, क्योंकि हम आगे देखेंगे, आगे मैंने विस्तार अच्छा से बताया, ठीक है। चलिए ये हो गया ऊंचाई पर, हाँ ये तो बता दिए है ना। चलिए ये ऐसे कुछ होगा लिखा, छोड़िए। यदि वस्तु पृथ्वी के भीतर स्थित है तो पृथ्वी से तापमान, देखिए वो जो पिछला वाला फॉर्मूला मैंने बताया वो कब के लिए था, मान लीजिए पृथ्वी यहाँ है और वस्तु यहाँ है और इसके बीच में डिस्टेंस एच है, तब के लिए वो फॉर्मूला था। लेकिन मान लीजिए पृथ्वी यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ पे है और वो वस्तु यहाँ आ जाए, यानी पृथ्वी के अंदर घुसा हो एच डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ पे आर डिस्टेंस लेना, यहाँ आर लेना, तो पृथ्वी यहाँ है और वस्तु यहाँ घुस जा, ये डिस्टेंस आर हो जा, तब कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो इस समय भी ग्रेविटेशनल फोर्स घटता ही है, ठीक है। देखिए देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सतह पर ही मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। या आप नीचे जाइए पृथ्वी के अंदर घुसिएगा तभी घटेगा, या पृथ्वी के ऊपर जाइएगा तब भी घटेगा, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम कहाँ रहता है, सतह पे ही रहता है। तो ये फॉर्मूला से भी लग रहा है, देखिए ना, जी डैश और क्या है, जी इंटू 1 - r/r। आर आप कुछ भी लीजिएगा, जी में से तो घटा ही है, ऑटोमेटिक तो घट ही रहा है ना, इसको लिखेंगे जी माइनस जी इंटू r/r, है ना, जी में से घट ही रहा है ना, ये तो इतना घट रहा है ना, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, नीचे भी जाने पे
पृथ्वी का जी का वैल्यू घटता है। तो ठीक है, अब नीचे जाने पर ये फार्मूला हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, याद रखना कैसे, जब पृथ्वी के अंदर हो जाए और ये डिस्टेंस हमारा आर हो तो हमारा फार्मूला आ जाता है ये जी इंटू 1 माइनस आर बटा आर। ये आर क्या है, ये डिस्टेंस है, और ये आर क्या है, पृथ्वी का त्रिज्या है। ठीक है, चलिए, और ये जी तो आप जान रहे हैं 9.8 लेना है इस जी का वैल्यू, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज, पृथ्वी केंद्र पर जो कि आर बराबर 0 रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा, ये आर नहीं बड़ा वाला आर। ठीक है, ओ सॉरी, ये आर ऊपर से नहीं लेता है, ये आर सेंटर से लिया है। ठीक है, ये वस्तु यहाँ सेंटर से लिया, पृथ्वी केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी। ठीक है, तो ये अब चूंकि सेंटर में चला जाएगा तो ये आर 0 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये जी डैश 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा गलत बोल दिए थे, ये जो आर है पृथ्वी के सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस, समझे, ध्यान रखना। ठीक है, तो केंद्र में क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था पृथ्वी को देखिए। ठीक है, इसी से हमारा एक आगे कंसेप्ट था क्लियर होगा। देखिए, पृथ्वी क्या पूरा गोल होता है, नहीं, पृथ्वी गोल नहीं होता, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे चपटा होता है, इलेक्ट्रिकल टाइप का। यहाँ भी देखिए थोड़ा चपटा है, यानी ये देखिए, ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है क्या है, ये पूरा गोल ड्रॉ किया, लेकिन पृथ्वी जब दिखाया गया था, पृथ्वी देखिए यहाँ से थोड़ा सा इस लाइन से हट गया, चपटा हो गया, और यहाँ भी चपटा हो गया। तो पोल पे क्या होता है, पृथ्वी थोड़ा सा चपटा होता है, जिससे उसका क्या होता है, रेडियस उसका घट जाता है ना। देखिए कितना है ये, 12,714 किलोमीटर है उसका क्या डिस्टेंस, डायमीटर। ठीक है, लेकिन वही इक्वेटर की बात करें, ठीक है, विषुवत रेखा की बात करें, भूमध्य रेखा की बात करें, तो भूमध्य रेखा में इसका डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, 12,756 किलोमीटर। देखिए ना, ये है 12,714 और ये 12,756, यानी यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है, किसके तुलना में, इस पोल के तुलना में, या नॉर्थ पोल या साउथ पोल, दोनों पर पृथ्वी का थोड़ा सा रेडियस कम होता है या डायमीटर कम होता है। लेकिन वही इक्वेटर की बात करें, या जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है, तो भूमध्य रेखा की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारा पृथ्वी है, इसको रटना नहीं है, बस ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी पर आधारित एक कंसेप्ट है कि ये फिगर को देखिए, इस फिगर में मैंने दिखाया है कि रोटेशन जो कर रही है पृथ्वी जो सतह पर देख रहा है रोटेशन, यानी भूमध्य रेखा पे, तो ये कितना 1040 मील पर आवर से है। ठीक है, 1040 मील पर आवर से ये रोटेट कर रही है, मतलब यहाँ इसका सतह भूमध्य रेखा के बीच में। वही पोल पर देखा जाए तो पोल पर 0.0005 मील पर आवर है, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि जो पोल पर जो होता है रोटेशन वो बहुत ही कम। क्यों, क्योंकि पोल पृथ्वी ऐसे ही अक्ष बनाती है, ऐसा नाचती है, इसी अक्ष पे ऐसे नाचती रहती है ना, तो इसी अक्ष पे नाचती है, तो यहाँ का रोटेशन उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा कस के नाचती है, यहाँ का जो सतह होगा यहाँ पे ज्यादा कस के नाचेगा। ठीक है, तो उसी कारण देखिए, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण पर पृथ्वी घूर्णन का उल्टा प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे अधिक होता है। ठीक है, क्यों, देखिए आपको इस फिगर से पता चल जाएगा। ये हमारा विषुवत रेखा, यहाँ का वेलोसिटी कितना है, 1040 मील पर आवर, यानी यहाँ पे कोई वस्तु को रख दीजिएगा तो इतना स्पीड से वो नाच रहा है, और यहाँ पे कितना है, इतनी, बस ये इतना स्पीड से नाच रहा है। अब आप बताइए, आप सेंट्रीफ्यूगल ये पढ़ चुके हैं, सर्कुलर मोशन पढ़े हैं, ठीक है,
वहां पे कोई वस्तु अगर सर्किल में नाचती है तो उस पर एक फोर्स बाहर की ओर धक्का देती है। कौन सा फोर्स बोलते हैं उसको? ठीक है, बताइए। अपकेंद्रण फोर्स है ना, उसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसका क्या काम है? जो भी वस्तु सेंटर पर घूमेगा, ठीक है, सर्किल पे घूमेगा, उसको धक्का देकर बाहर फेंकेगा, उसका यही काम है। ठीक है, तो इस पे क्या होती है, देखिए, पृथ्वी हमारा ऐसे नाच रहा है, ठीक है, और वस्तु हमारा ऐसे है, ठीक है, और जी हमारा इसको ऐसे खींचे, इसको फिगर बना लेते ज्यादा अच्छा रहेगा। पृथ्वी हमारा ऐसे है, नाच रहा अपना, ठीक है, ये वस्तु यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको इधर धक्का दे रहा, इसको हम एफ से ले लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इधर खींचा। अब सोच के देखिए, चूंकि यहाँ पर ज्यादा कस के नाच रहा है तो एफ सी थोड़ा ज्यादा है, और एफ जी यहाँ पर जब ये ज्यादा हो जाएगा तो एफ जी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे उल्टा प्रभाव, तो यहाँ पे घट जाएगा। ठीक है, क्या होगा? यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण घट जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ? भूमध्य रेखा पर जहां पृथ्वी का घूर्णन सबसे तेज होता है, ठीक है, अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल को कुछ हद तक कम करता है, जिससे जी का मान भूमध्य रेखा पर थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, याद रख लेना इसको, कॉन्सेप्चुअल है, याद नहीं रखिए तो यह अपने आप समझ जाइएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा पे चूंकि त्रिज्या भी बड़ा है ना, और त्रिज्या बड़ा है और इसलिए उसका वहां पे स्पीड ज्यादा है। ठीक है, स्पीड ज्यादा है, इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी थोड़ा कम लगता है, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको धक्का मार के और कम आता है। जिसके कारण क्या होता है? वहां पे ये कम हो जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कम हो जाता है। ठीक है, वही बात करें ध्रुव पे, तो ध्रुव पे गति लगभग शून्य है, देखा 0.00005 है, यानी 4 जीरो के बाद 5 है, यानी बहुत कम, लगभग शून्य के बराबर है। तो वहां पे क्या होगा? अपकेंद्रीय बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपकेंद्रीय बल का फॉर्मूला याद है आपको? बताइए। यही ना है, एफ सी मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम भी इसका भाई आर। ठीक है, आर को भूल जाइए, भी की बात करते पहले। जितना ज्यादा वेलोसिटी है उतना ज्यादा एफ सी, यानी उतना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी जितना ज्यादा तेज कोई चलेगा उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही ज्यादा कस लगेगा। अब चूंकि भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा पर यहाँ का स्पीड इतना ज्यादा है, तो यहाँ का वेलोसिटी इतना ज्यादा है, तो यहाँ पे एफ सी बहुत ही ज्यादा, यानी सेंट्रीफ्यूगल जितना ज्यादा कस के लगेगा उसको धक्का लगे कस के बाहर पीछे फेंकेगा। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कम है स्पीड, और कम स्पीड होगा तो यहाँ का फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा, जिसके कारण क्या होगा? एफ जी ज्यादा लगेगा। एफ जी अपना फोर्स से ही खींचेगा ना, एफ जी अपना फोर्स से खींचेगा नीचे की ओर, है ना, और यहाँ पे ये जो बाहर धक्का लगा था वो बहुत कम है, यानी जीरो के बराबर, लगभग जीरो हो गया, लगभग जीरो हो गया, तो ये अपना खींच रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर ग्रेविटेशन क्या तेज है, लेकिन यहाँ अंदर की ओर क्या, यहाँ कम होगा, लेस होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एफ सी यहाँ ज्यादा है, ये ज्यादा कसर धक्का दे रहा है। समझ आया ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जी का मान अधिक रहता है, क्यों? क्योंकि यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम रहता है। ठीक है, यहाँ ना के बराबर है ना। चलिए, उसी को यहाँ समझाया हुआ, सब कुछ हम लिख दिए समझा कर अच्छा से। ठीक है, ठीक, अब आगे देखिए, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, इसके पूछे कुछ कारण। देखिए, अभी मैंने आपको बताया और एक बार बता देता हूँ। देखिए, अभी फिगर में आपने देखा, ठीक है, इस फिगर को देखिए अच्छे से, पोल पर क्या है हमारा? रेडियस कम है, और यहाँ पे क्या है? रेडियस ज्यादा है। ठीक है, तो इसके बीच का दूरी
यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी ज्यादा है, ठीक है, और इसके इसके बीच का दूरी कम है, ठीक है। तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं, G × M1 × M2 बाई आर स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ R ज्यादा है तो यहाँ क्या लगेगा, G ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और चूंकि यहाँ R कम है सतह में, इसे यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगता है। प्लस अब ये दूसरा कारण क्या है, घूमने का। ये पहला कारण किसके कारण हो गया, रेडियस के कारण, है ना, पृथ्वी के रेडियस कारण। चूंकि यहाँ पृथ्वी चपटा से थोड़ा कम है, इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा है। यहाँ चूंकि यहाँ रेडियस ज्यादा है, सतह ज्यादा बड़ा है, तो फोर्स का हम फॉर्मूला देखेंगे G × M1 M2 बाई आर स्क्वायर। इसमें देखेंगे R बैठा के बड़ा करेंगे तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, है ना। और दूसरा कॉज क्या है, चूंकि यहाँ पे ज्यादा रोटेशन होता है, दूसरा कॉज ये है, भूमध्य रेखा पर ज्यादा स्पीड होता है ना, और यहाँ नाक के बराबर स्पीड होता है। और चूंकि ज्यादा स्पीड है, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है, अपकेंद्रीय फोर्स ज्यादा है, और यहाँ पे नाक बराबर, तो उससे भी क्या होता है, यहाँ पोल पे लगभग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ही नहीं, तो पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा रहेगा। यहाँ पर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यहाँ जी का वैल्यू घटा रहता है, ठीक है। तो दोनों रीजन है, उसे कारण यहाँ पे पोल पे ज्यादा होता है, ठीक है। पोल पे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, भूमध्य रेखा की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है। याद कर लेना है, ध्यान में रखना, बस याद क्या करें, कंसेप्ट बस मन में बिठा लीजिएगा, ऑटोमेटिक जिंदगी में याद हो जाएगा, समझे। कोई इसमें ज्यादा बड़ा लॉजिक तो है नहीं, सिंपल है ना। और ज्यादा समझने के लिए आपको यहाँ लिख दिए, सब देख लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कुछ छूटा नहीं ना, चलिए कुछ नहीं छूटा, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जी का आप लगभग सारा कॉन्सेप्ट समझ गए, जी का। देखिए कक्षीय वेग क्या होता है, चलिए मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसके चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, ठीक है, या कोई सैटेलाइट घूम रहा है, या कोई वस्तु घूम रही है ना। तो जिस गति से ये घूम रही है, जिस वेग से घूम रही है, उससे क्या बोल देंगे हम, कक्षीय वेग बोलेंगे, ठीक है। और ये वेलोसिटी क्या काम करता है, ये कक्षीय वेग क्या काम करता है, ये वस्तु को अपने अक्ष पर पकड़ के रखता है, ठीक है। यानी ये इतना ही वेलोसिटी होता है कि कोई वस्तु वो अपने अक्ष को पे घूमता रहे, ठीक, ये ना अक्ष को छोड़ के बाहर भाग जाए और ना ही अंदर की ओर गिर जाए। अब देखिए जब ये वस्तु यहाँ घूमेगी तो इसमें कौन कौन फोर्स लग रहा होगा, पहला फोर्स जो पृथ्वी से अपनी ओर खींच रही है Fg, और दूसरा फोर्स जो इसके वेलोसिटी का लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये इतना ही वेलोसिटी इसका होता है कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होके इसको अक्ष पे घुमाते रहते हैं, ठीक है। ये दोनों वैल्यू क्या करते हैं, इसको आपस में बराबर कर जाते हैं और ये अपने अक्ष पे घूमते रहता है। अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये ऊपर बाहर फेंका जाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो एफसी का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, क्या हो जाएगा, तो भी ज्यादा हो जाएगा तो ये बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए भी से कम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो ग्रेविटेशन फोर्स इसको अंदर खींच लेगी, तो ये वस्तु धीरे धीरे अंदर की ओर घुस जाएगा, ठीक है। ये वस्तु क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अंदर की ओर घुस जाएगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अंदर घुसे और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बाहर फेंके। तो उस दोनों को बैलेंस करने के लिए जितना वेलोसिटी की जरूरत होती है वही वेलोसिटी क्या बोलते हैं, कक्षीय वेग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गया, यानी इतना स्पीड चाहिए किसी वस्तु को कि वो किसी ग्रह के या किसी पृथ्वी या ग्रह किसी भी ग्रह के कक्ष में घूमता रहे, ठीक है, वही हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है। इसका फॉर्मूला होता है v=√g/r, ठीक है। इसको आप कहीं कहीं ये ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, v=
इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसे हम जी लाते हैं, छोटका जी। तो छोटका जी का फॉर्मूला क्या होता है? छोटा जी का फॉर्मूला आता है GM/R²। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है? GM/R। अगर ऊपर नीचे 1/R से गुना कर दे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, R से R करके उतना ही रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? GM/R और बटा नीचे R²। ठीक है, तो इस GM/R² को हम लोग क्या लिख देंगे? G, और इस R को R। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा √GR। तो यहाँ लिख देंगे इसका फॉर्मूला √GR, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो कक्षीय वेग का सूत्र हमको ये याद नहीं रहे तो ये याद कर लीजिएगा, √G/R। ठीक है, अब इसमें बड़ी वाली आर क्या है? तो बड़ी वाली आर ग्रह या तारे से वस्तु के कक्षा की दूरी है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट या स्टार ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट। ठीक है, बड़ी वाली जी वही कांस्टेंट था। ठीक है, भी हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी है। बड़ा वाला एम ग्रह या तार जिसका निकाल रहा है कक्षीय वेग, उस ग्रह का द्रव्यमान हो जाएगा एम। ठीक है, आर हमारा वही रेडियस मान लेंगे, मतलब ग्रह या तारे से वस्तु की कक्षा की दूरी को आर मान लेंगे। ठीक है, तो हमारा भी किस पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ भी डिपेंड कर रहा है √GR है ना, भी डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √R के। ठीक है, यानी जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा कक्षीय का दूरी, कक्ष का दूरी जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ज्यादा उसका कक्षीय वेग होगा। ठीक है, तो कक्षीय वेग में अभी तक किसी को कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। सिंपल है कि जितना स्पीड किसी वस्तु को किसी ग्रह के कक्ष में रहने के लिए चाहिए उसी को कक्षीय वेग बोलते हैं। ठीक है, बस देखिए यहाँ दिया हुआ है, यदि कि वस्तु की गति अत्यधिक हो तो वो अच्छा से बाहर निकल सकती। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा उस पर। और यदि गति बहुत कम हो तो वो ग्रह पर गिर सकते। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो उसको खींच रहा था अंदर की ओर, है ना। देखिए दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी क्या? तो एस्केप वेलोसिटी कुछ नहीं है, वह न्यूनतम गति होती है, वह मिनिमम वेलोसिटी है जिस पे अगर किसी वस्तु को दिया जाए, ठीक है, किसी वस्तु को दिया जाए और वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए तो वही हमारा एस्केप वेलोसिटी होगा। ठीक है, यानी वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे वह किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाए तो उस ग्रह के लिए उस वस्तु का एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, जैसे पृथ्वी पे, ठीक है, पृथ्वी पे अगर कोई वस्तु फेंके और इतना स्पीड से फेंके कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल जाए, यानी वो वापस लौट के ही नहीं आए। ठीक है, जैसे हम लोग रॉकेट करते हैं या सैटेलाइट को करते हैं, रॉकेट में इतना स्पीड दिया जाता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ के बाहर निकल जाता है अंतरिक्ष में, फिर वो दोबारा अंतरिक्ष में नहीं घुसता, सॉरी दोबारा पृथ्वी पर नहीं लौटता, यानी पृथ्वी पर नहीं गिरता, वो क्रैश नहीं होता, वो अंतरिक्ष में तैरने लगता। ठीक है, तो वही हमारा एस्केप वेलोसिटी हो गया। तो सिंपली ऐसा सोचना है कि वैसा मिनिमम वेलोसिटी, वैसा कम से कम वेग जो किसी वस्तु को दिया जाए तो वह उस ग्रह का या पृथ्वी का मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ के बाहर निकल जाए। ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला वही है, v बराबर √2GMR। इसको अर्थ में लिखें तो √2GR। ठीक है, R हमारा वही अति है, दूरी है किसी ग्रह से उस वस्तु का कक्षीय दूरी। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट देखिए,
एस्केप वेलोसिटी केवल ग्रह या तारे के द्रव्यमान m और वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करती। अब देखिए, वस्तु मान लो कोई पत्थर में फेंक रहा है, पत्थर कितना बड़ा उस पर डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है कि ग्रह का द्रव्यमान कितना है, मास, और वस्तु की दूरी कितना है। ठीक है, वस्तु की दूरी कितना है ना, वही उसी पर डिपेंड करता है। ये इसका मतलब है कि किसी द्रव्यमान को, वस्तु को यदि एक निश्चित गति प्राप्त हो तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जा सकता है। तो इसके वेलोसिटी है क्या है, मिनिमम किसी को स्पीड दे दिया जाए, है ना, कोई वस्तु को, अब चाहे वो किसी द्रव्यमान का हो, तो वो क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यदि वस्तु गति v से कम होगा, इसके वेलोसिटी से कम होगा वो उसका वेलोसिटी, तो क्या होगा, वो नीचे वापस फिर नीचे गिर जाएगा, है ना, ग्रह पे नीचे आ जाएगा। यदि वस्तु की गति v के बराबर हो या उससे अधिक हो तो वह ग्रह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ ग्रह का इसके वेलोसिटी दिया हुआ है, इसको कुछ कुछ अलर्ट लेना है, कहीं कहीं डायरेक्ट पूछ देता है। पृथ्वी कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से किसी वस्तु को हम फेंकते हैं तो क्या होता है, वह ग्रह को छोड़ के, पृथ्वी को छोड़ के, यानी उसके गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़ के अंतरिक्ष में तैरने लगेगा। ठीक है, मंगल से अगर 5 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंके तो तैरने का, बृहस्पति से इतना से, शनि से इतना, वीनस इतना, चंद्रमा इतना, पृथ्वी का सैटेलाइट इतना। ठीक है, इसमें कुछ कुछ याद, जैसे पृथ्वी का याद कर लीजिए, मंगल, बृहस्पति याद कर लीजिए, चंद्रमा याद कर लीजिए। ठीक है, पृथ्वी तो जरूरी है, बृहस्पति इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा है ग्रह, चंद्रमा हमारा, चंद्रमा भी जरूरी है, पृथ्वी का ऊपर देख लीजिए। ठीक है, अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच में क्या है। ठीक है, इसके चाहे हिंदी में देखे तो निकासी गति से बोल देते हैं, और कक्षीय गति में क्या है, तो दोनों है v इक्वल टू √2 गुने v0, यानी स्केप वेलोसिटी इक्वल टू √2 गुने ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर √2 से गुना कर दिया जाए तो हमारा कक्ष मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ के बाहर निकल जाएगा वो। ठीक है, ये सब कुछ नहीं, फार्मूला सब देख लीजिएगा। देखिए सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट देखते हैं ना हम लोग, कभी बोलता है इंडिया इतनी ये सैटेलाइट छोड़ा, चाइना ये सैटेलाइट छोड़ा, अमेरिका ये सैटेलाइट छोड़ा, क्या है वो, क्यों छोड़ा था। सैटेलाइट एक तरह का मशीन है, ठीक है, वो किसी ग्रह का मुआयना करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, या वेदर मौसम बताने के लिए, या इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, ये बहुत सारी चीजों के अध्ययन करने के लिए सैटेलाइट हम लोग अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। वो क्या करता है, ग्रह से फोटो लेता है, बहुत सारा जानकारी लेता है, ठीक है, उसका बारे में बताता है कि वहाँ का मौसम क्या है, कैसा है, वहाँ का रहने लायक है कि नहीं है, बहुत सारा चीज का नमूना लेकर हमारे पास आता है, और हम लोग क्या करते हैं, उसका लेबोरेटरी में परीक्षण करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट का यही काम है, समझे। सैटेलाइट क्या है, एक मानव निर्मित मशीन है जो पृथ्वी के ऑर्बिटर में वो भी नाचती रहती है, जैसे मून नाच रहा है वैसे वो सैटेलाइट भी नाचती रहती है। ठीक है, अब सैटेलाइट दो प्रकार होते हैं, पोलर है, एक पोलर है, ठीक है, और एक है जियो सिंक्रोनस। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, है ना। पोलर क्या है, पोलर उपग्रह वह उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हुए कक्षा परिक्रमा करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये पोलर वाला, पोलर ऑर्बिट वाला ये है, देखिए सैटेलाइट है ना, ये क्या कर रहा है, ये दोनों सैटेलाइट को देखिए, ये ध्रुव से होते हुए नाच रहा, ठीक है, ये ध्रुव से होते हुए नाच रहा, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या कर रहा, ये भूमध्य रेखा में ही नाच रहा। ठीक है, बस यही दोनों में अंतर है और कुछ नहीं है। पोलर में है कि ये ध्रुव से होते हुए नाच रहा, ये है भूमध्य रेखा में नाच रहा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं क्या होता है।
पोलर में इसकी कक्षा की ऊंचाई, कक्षा मतलब जो ऐसे से नाचता है ना गोल गोल, तो वही कक्षा हो गया उसका। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितना हो गया? पोलर है 700 से 800 किलोमीटर में नाचता है। ठीक है, और ये जियो सिंक्रोनस क्या है? 35,786 किलोमीटर पर नाचता है। ठीक है, ये इसका पीरियड क्या है, मतलब नाचने का पीरियड। ठीक है, यानी 90 मिनट में ये एक चक्कर मार लेता है। पीरियड मतलब ये हुआ कि एक चक्कर कितने समय में मारेगा, तो ये 90 मिनट में एक और चक्कर मार लेता है। लेकिन वही इसकी बात की 24 घंटा में नाचता है, यानी लगभग समझिए तो पृथ्वी के बराबर। जितना स्पीड से पृथ्वी नाच रहा है उतना स्पीड से ये भी नाचता है। यानी कि पृथ्वी के जिस सतह को कोई सैटेलाइट देख रहा होगा ये, ठीक है, तो समझिए कि हमेशा लगभग हमेशा उसी जगह पे वो हमेशा रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी ऐसे से नाच रहा और ये ऐसे भी नाच रहा है ना, इसके चारों नाच रहा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे जगह है कोई जो इसको देख रहा है ये सेटेलाइट, तो हमेशा यहाँ भी जाएगा ये जगह, तो सेटेलाइट भी यहाँ पहुंचेगा, पृथ्वी यहाँ पहुंचेगा, पृथ्वी का पॉइंट यहाँ पहुंच गया तो ये सेटेलाइट भी यहीं पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम है ना, 24 घंटा हम लोग भी देखते हैं दिन रात का, और इसका भी 24 घंटा, इसलिए दोनों का पॉइंट एक ही जगह है। ठीक है, लगभग पृथ्वी की सतह के इक्वल में वो भी नाचते रहते हैं। ठीक है, अब पोलर उपग्रह कितना स्पीड से नाचता है? 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये 7.6 किलोमीटर चला जाता है। और वही इसकी बात करें तो ये 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड में नाचता है, यानी कि धीरे धीरे थोड़ा नाच रहा है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? पोलर का क्या उपयोग है? पोलर क्या करता है? पृथ्वी का सर्वेक्षण करता है, मौसम का बारे में बताता है, पर्यावरण के बारे में बताता है, भूमि कैसा कहाँ कहाँ पर वो बताता है। ठीक है, और जियो सिंक्रोनस क्या बताता है? संचार, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरनेट सब बारे में। मौसम पूर्वानुमान लगाता है, यानी कि अगला दिन मौसम कैसा होने वाला है, ये सब बारे में बताता है। टेलीविजन प्रसारण, ठीक है, ये सब इसका काम है। ठीक है, अगर ये नहीं रहे तो हमारा नेटवर्क सही से नहीं पकड़ेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया, समझ गए इतना दूर। अब आते हैं केप्लर्स लॉ। ठीक है, तो आगे यहाँ से हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर ग्रेविटेशन का और पार्ट बनाएंगे तो उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे अभी कुछ काम से जाना है, समय काफी हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए आज इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। आप इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। ठीक है, और कैमरा का यहाँ बहुत दिक्कत है, कैमरा हर जगह मैं नहीं लगा पाऊंगा, तो इसलिए आपको पढ़ने से मतलब है ना, मेरा चेहरा देख क्या करना है। ठीक है, पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, समझिए बातों को, है ना, और मेरे साथ बने रहिए। और मटेरियल को देखिए, थोड़ा तैयारी करना तो अच्छे से कीजिए। पढ़ाई थोड़ा हम जानते हैं, पढ़ाई थोड़ी बोरिंग चीज होती है, लेकिन बोरिंग है नहीं करना है, यही तो है जो आपका डिफरेंस दूसरा से आपको अलग करेगा। ठीक है, बोरिंग सबको लगेगा, लेकिन आप अगर जबरदस्ती इसको पढ़ते हैं, जबरदस्ती कोई चीज समझते हैं, कोई चीज जबरदस्ती करके पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप सबसे आगे हो जाते हैं। कल होके आप जाइए ना, कोई जॉब कीजिए, उसके बाद अपना जो करना है कीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन अभी बोरिंग काम तो करना होगा ना, तभी तो आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप ये मान लीजिए बोरिंग समझ कर छोड़ दिए, फिर जिंदगी भर बोरिंग ही रह जाएगा। ठीक है, हर आपको ऐसा ऐसा काम मिलेगा जो बोरिंग लगे आपको करने में, आपको मजबूरन करना होगा। क्यों? क्योंकि पेट को भी तो कुछ करना होगा ना, पेट चलाने के लिए, घर चलाने के लिए है। अगर नहीं अभी बोरिंग काम को आती कीजिएगा तो आगे चल के आप बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, अगर आपके पास पैसा पहले से है, बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप छोड़ दीजिए नौकरी के लिए अच्छी, आपको बिजनेस सबसे बेस्ट है, आप बिजनेस कीजिए। लेकिन अगर आपके पास बैकग्राउंड नहीं है मजबूत, ठीक है, पैसा आपका सही से नहीं है आपके पास, है ना, आप थोड़ा कमजोर हैं, तो आपके लिए ये पढ़ाई सबसे बेस्ट है। सबसे ज्यादा दोस्त, सबसे बड़ी दोस्त आपका कौन है? ये पढ़ाई। ठीक है, यही आपको ऐसा जगह पे ले जाएगा जिससे आप अपने गरीबी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका हाथ कभी नहीं छोड़ना है। जब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते, इसको पकड़ के रखिए। ठीक है, जितना हो सके समय इसको दीजिए,
जितना आप समय दीजिएगा पढ़ाई भी आपको उतना ही समय देगा, और वो समय आपके लिए बहुत कीमती है। ठीक है, वो समय ही आपको डिसाइड करेगा कि आपको किस लेवल तक पहुंचा है ना। आपको नौकरी दे या नहीं दे, ये आपका इस समय, अभी का समय डिपेंड करता है, अभी का समय आपका डिसाइड करेगा। ठीक है, तो दोस्तों बोरिंग है लेकिन पढ़ना है। ठीक है, या आप मेरे साथ पढ़िए या किसी और के साथ पढ़िए, ठीक है, लेकिन पढ़ाई कीजिए, चाहे कितना ही बोरिंग क्यों ना लगे। ठीक है, और दोस्तों थोड़ा सा पहले भी बोल चुके हैं कि कंटेंट पर ध्यान देना है, कि हाँ क्वालिटी पर ध्यान देना है कि कहाँ अच्छा मिल रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा बोरिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन कंटेंट आपका क्वालिटी बहुत अच्छा करके दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इससे अच्छा आपको कहीं शायद नहीं मिल पाएगा, अगर मिलेगा तो वो यूपीएससी के लिए ही। ठीक है, तो यूपीएससी लेवल करना तो फिर आप जाइए जहाँ जाना है, लेकिन अगर यूपीएससी से थोड़ा नीचे ही रहना है या पीएससी, जो भी पीएससी लेवल करना है, तो आप जरूर मेरा कॉन्टेक्ट रखिए। और ये मैं आप यूपीएससी हम मैं बात कर रहा हूँ, यूपीएससी का पढ़िएगा तो आपको यही चीज मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, खाली स्टडी मटेरियल बढ़ा देगा, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा देगा, प्रैक्टिस ज्यादा करवाएगा, ठीक है, लेकिन मटेरियल यही देगा, कंसेप्ट आपको यही चीज बताएगा। क्या आपको लगा कि मैं क्या कंसेप्ट छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्या चीज आपको नहीं बता पा रहा मैं, क्या कोई भी चीज है फिजिक्स में भी जब जितना चीज पढ़ाया किसके बारे में कारण नहीं बता पाया। ठीक है, आप खुद सोचिए ना, हर एक चीज का मैं आपको कारण भी बताते जा रहा हूँ, कॉज क्यों होता है उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो किस एंगल से आपको कम लग रहा है ना। यूपीएससी यही चीज को बताता है, इसी से क्वेश्चन को घुमा घुमा पूछता है ना। यूपीएससी कोई बड़ी चीज नहीं है, वो भी आपका यही लेवल है जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा लेवल नहीं जाता है। ठीक है, बस वो ये कि उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, है ना, ज्यादा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, दिन रात मटेरियल कुछ ज्यादा करना होगा। ठीक है, लेकिन पढ़ाई में कंसेप्ट आपको इतना ही चाहिए यूपीएससी के लिए भी। मैं आपको जब मटेरियल में बनाता हूँ ये मटेरियल, तो मेरे पास अरिहंत की बुक है यूपीएससी का, ठीक है, बड़ी मोटी वाली, है ना, उससे मैं रेफरेंस देखता हूँ, फिर कोई स्टेटिक मटेरियल कोई का देखता हूँ, उसका रेफरेंस देखता हूँ, नेट पर भी मैं रेफरेंस देखता हूँ, चैट जीपीटी सबका मैं प्रयोग करके मटेरियल बनाता हूँ। ठीक है, देखता हूँ कहीं पे कोई चीज छूट नहीं ना रही है ना, जो कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है, सब ध्यान रखता। अब देखिए, हो सकता है एग्जाम्पल में कमी हो, तो एग्जाम्पल तो क्या है, एग्जाम्पल तो आप कहीं से भी कितना भी उठा सकते, दुनिया में एग्जाम्पल कमी नहीं है। ठीक है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो हर जितना भी एग्जाम्पल देखिएगा उस एग्जाम्पल में आपको कंसेप्ट लगाइए ना, अपने आप एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा, क्या क्या है क्या नहीं है, इस पे है कि नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में बोले ना, प्रैक्टिस आप करते रहिए, जितना करना है कीजिए, लेकिन कंसेप्ट इतना ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इससे ज्यादा कंसेप्ट हमको नहीं रहता कहीं आपको और मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। ठीक है, और मैं टाइम टाइम पर जितना हो सके मैं वीडियो बनाते जाऊंगा, और जब भी टाइम मिलेगा अपलोड करते रहूंगा। आप पढ़ते रहिए, बस आपका काम है पढ़ना, और पढ़ते रहिए, समझिए। ठीक है, बोरिंग लगेगा लेकिन जबरदस्ती पढ़ना, जबरदस्ती करना, क्योंकि मैं जबरदस्ती आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं अपना अपना समय निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है कि आप पढ़ाई कीजिए अच्छे से, है ना। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप अपने लिए कीजिए ना। ठीक है, आपको अपने लिए करना, किसी और के लिए थोड़ी ना कुछ सोचना। हम मेरे वीडियो पढ़िए तो हमको क्या कुछ हो जाएगा, ठीक है, कुछ फायदा नहीं है, लेकिन आपको तो फायदा होगा ना, आपका करियर आप सही जगह पे चला जाएगा, आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा, आपका लक्ष्य में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई करना है अच्छे से, जबरदस्ती करना है लेकिन जबरदस्ती पढ़ाई करना है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज के लेक्चर खत्म करते हैं, फिर अगला लेक्चर में ग्रेविटेशन अभी चलेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो लंबा इसलिए चलेगा क्योंकि हर एक चीज में कंसेप्ट है, और जब तक फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं समझेगा फिजिक्स आपका खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो मैं हर एक चीज कंसेप्ट से बताऊंगा और हर एक टॉपिक कवर करूंगा, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा चलेगा, लेक्चर भी लंबा चलेगा, इसलिए घबराना नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके पूरा कर देने का। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बायोलॉजी, उसके बाद और सब्जेक्ट चलता रहेगा। ठीक है, अभी स्टार्ट किए तो खत्म करके ही रहेंगे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।